सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए, हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम में, परीक्षा में आपसे एक अपठित गद्यांश या इंग्लिश में अनसीन पैसेज दिया जाता है, जिसके प्रश्नों उत्तरों को आपको निकालना होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें कैसे हल करना चाहिए उसको आज सीखेंगे। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जा रहा है जो आपने लिखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपने याद रखनी हैं कि अपठित गद्यांश के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करें। गद्यांश के लिए सबसे महत्वपूर्ण 5 बिंदुओं पर आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपने उसको पढ़ना है और समझना है। गद्यांश की सही से व्याख्या या सही से उसको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें उसको पठन करना और समझना अति आवश्यक है। दूसरा, कठिन शब्दों को रेखांकित करना। देखिए, जब आप कठिन शब्दों को पहचान कर लेते हैं, पढ़ते समय उनको रेखांकित यानी अंडरलाइन कर लें। तीसरी बात, भाव को समझना। गद्यांश के भाव को समझना बहुत ही ज़रूरी है। उपयुक्त शीर्षक की पहचान करना। शीर्षक जो यानी इंग्लिश में टाइटल जिसको आप बोलते हो, जो गद्यांश का मुख्य या महत्वपूर्ण बिंदु है, जिस पर गद्यांश लिखा जा रहा है, उसको आपने ढूंढना है। और अंतिम बात, प्रश्नों के उत्तर ज्यों के त्यों न लिखना। कई बच्चे अपठित गद्यांश को देखकर, प्रश्न पढ़कर ज्यों की त्यों पंक्तियां जो हैं गद्यांश से लिख देते हैं, जो गलत है। आपने समझना है और गद्यांश से उस प्रश्न के उत्तर को अपने शब्दों में ढाल देना है, लिखना है। ज्यों की त्यों पंक्तियां नहीं लिखनी है। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं गद्यांश की ओर, जो आप लिखेंगे और समझेंगे। देखिए, आपके सामने एक गद्यांश हमने दिया हुआ है जो आपको पढ़ के दिखाया जा रहा है। तो देखिए, शुरू करते हैं। साथ में आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे। संस्कृतियों के निर्माण में एक सीमा तक देश और जाति का योगदान रहता है। संस्कृति के मूल उपादान तो प्राय सभी सुसंस्कृत और सभ्य देशों में एक सीमा तक समान रहते हैं। अब हमने 2 पंक्तियां पढ़ी और जिसमें हमने पाया कि संस्कृति का जिक्र किया गया है और देश की बात की गई है। तो देश की संस्कृति से संबंधित हमारा गद्यांश की शुरुआत है। तो आगे पढ़ेंगे, क्या कहना चाहते हैं। तो संस्कृति जो है, सभी सुसंस्कृत यानी अच्छे जो देश हैं, सभ्य जो देश हैं, एक सीमा तक उनके संस्कृति के जो मूल उपादान हैं यानी मूल तत्व हैं, वो एक समान रहते हैं। किंतु बाह्य उपादानों में अंतर अवश्य आता है। यानी बाहरी जो भी प्रकरण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनमें अंतर आ जाता है। राष्ट्रीय या जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें अपने राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है। यानी संपृक्त, देखिए,
कठिन शब्द है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जिसका अर्थ होता है संबंधित। अतः यहाँ लेखक कहना चाहता है कि संस्कृति जो है हमें राष्ट्र की परंपराओं से संबंध या जोड़े रखती है, हमारा संबंध बनाए हुए हैं, अपनी रीति नीति की संपदा से विच्छिन्न नहीं होने देती। यानी जो हमारी रीति और नीतियाँ रही हैं, जो हमारी परंपराएं रही हैं, नियम रहे हैं, उस संपदा से हमें अलग विच्छिन्न को आप रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कठिन शब्दों को आपने साथ में अंडरलाइन कर लेना है। अलग नहीं होने देती। आज के युग में राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। यानी आज का जो समय है वो राष्ट्रीय और जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ यानी आसान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जनसंचार, चाहे टेलीविज़न की बात करें, मोबाइल की बात करें, इंटरनेट की बात करें, सब संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। इसलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि जो संस्कृतियाँ हैं वो आज उनका मिलन जो है वो आसान हो गया है। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। यानी एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से कुछ संघर्ष भी शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु बना दिया है। हमारी संस्कृति के प्रति स्वयं कोई भी व्यक्ति दूसरी संस्कृति के प्रभाव में अपनी संस्कृति के प्रति संशयालु यानी संशय पैदा उसके अंदर हो जाता है। क्या गलत है, क्या सही है, इस बात का वह सही से निर्णय नहीं कर पाता। हमारी आस्था डिगने लगती है। यानी हमारी जो आस्था, हमारी संस्कृति के प्रति हमारा जो प्रेम है वह डिग जाता है, हिल जाता है। यह हमारी वैचारिक दुर्बलता का फल है। यानी लेखक कहना चाहता है यह हमारे जो मानसिक विचारधारा है उसके दुर्बल होने के कारण ऐसा होता है। आपने भी देखा होगा, कोई भी देश जो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देता है, चाहे चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, या किसी दूसरे देश जो अपनी संस्कृति के बल पर दूसरे देशों पर प्रभाव डाले हुए हैं, जैसे ब्रिटेन है, उन्होंने बहुत से देशों पर जो है राज किया और अपनी संस्कृति, अपनी भाषा की पहचान वहाँ छोड़ दी, जिससे उस देश की, जिस देश पर उन्होंने शासन किया था, उसकी संस्कृति पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और उनका नुकसान हुआ। इस प्रकार लेखक यहाँ आपको बताना चाहता है कि अपनी संस्कृति को छोड़ विदेशी संस्कृति के विवेकहीन अनुकरण से हमारे राष्ट्रीय गौरव को जो ठेस पहुँच रही है वह किसी राष्ट्र प्रेमी जागरूक व्यक्ति से छिपी नहीं है। यानी जो विदेशी संस्कृति का अनुकरण हम किए हुए हैं या करते हैं, उससे हमारे राष्ट्रीय गौरव यानी हमारे जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसको काफ़ी ठेस पहुंची है, काफ़ी उसको नुकसान हुआ है। भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, भारतीय संस्कृति में किसकी अद्भुत क्षमता बताई है? त्याग और ग्रहण की। अतः आज के वैज्ञानिक युग में हम किसी भी विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण करने में पीछे नहीं रहना चाहेंगे, किंतु अपनी संस्कृति निधि की उपेक्षा करके नहीं। यानी हम अपनी संस्कृति की जो परंपराएं हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उनको नहीं नकार सकते, उनकी उपेक्षा
नहीं कर सकते, उनको नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि हम अपनी संस्कृति के गौरव को प्राप्त कर सके। कहने का अभिप्राय यह है, यह प्रावलंबन राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। प्रावलंबन होता है पराधीन, जो दूसरों के अधीन हो, राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। यह समझ रखना चाहिए कि सूर्य की आलोक प्रदायनी किरणों से पौधे को चाहे जितनी जीवन शक्ति मिले, किंतु अपनी ज़मीन और अपनी जड़ों के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रह सकता। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है। तो देखिए यहाँ लेखक क्या कहता है कि कोई भी राष्ट्र जो दूसरों के अधीन है, उसकी अपनी गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुँचती है। उदाहरण उन्होंने दिया है कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी जो किरणें हैं, यानी सूर्य का जो प्रकाश प्रदान करने वाली जो किरणें हैं, पौधे को जितनी भी उससे जीवन शक्ति मिलती है, किंतु पौधा अपनी ज़मीन और जड़ों के बिना कोई भी पौधा जीवित नहीं रह सकता। अतः अपनी संस्कृति के बगैर कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता। इसमें ये भाव छुपा हुआ है। अविवेकी अनुकरण अज्ञान का ही पर्याय है, यानी अविवेकपूर्ण बिना समझे हमें दूसरे देशों का अनुकरण, दूसरे देशों की संस्कृतियों के बारे में अब सोचकर अपने संस्कृति को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये था आपका एक अपठित गद्यांश जिसको आपने पढ़ा। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। जिस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उनको कैसे हल करेंगे, आपने लिख लिया होगा। ना लिखा हो तो आप अभी लिखें, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। फिर आप साथ में प्रश्न उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। आधुनिक युग में संस्कृतियों के परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण बताइए। तो आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण ये पूछा गया है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, इसका उत्तर आप इन पंक्तियों से स्वयं बनाकर लिखेंगे। यहाँ लेखक ने कहा है, आज के युग में राष्ट्रीय और जातीय संस्कृतियों के मिलन के अवसर अति सुलभ हो गए हैं। संस्कृतियों का पारस्परिक संघर्ष भी शुरू हो गया है। कुछ ऐसे विदेशी प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं जिनके आतंक ने हमें स्वयं अपनी संस्कृति के प्रति संशालु बना दिया है। यहाँ से आप इन पंक्तियों का इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या है। तो आपने लिखना है कि आधुनिक युग में संस्कृतियों के निकट आने के कारण आपस में संघर्ष प्रारंभ हुआ है। प्राय दो संस्कृतियों के मेलन से ही संघर्ष का मुख्य कारण हो जाना स्वाभाविक होता है, क्योंकि दोनों संस्कृतियों की विचारधारा, परंपराएं और नियम आदि सब भिन्न होते हैं। ये उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु क्यों हो गए हैं। यह प्रश्न भी उन्हीं पंक्तियों से लिया गया है जो भी हमने पढ़ी। अपनी संस्कृति के प्रति हम शंकालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि विदेशी संस्कृति के प्रभाव से हम कुछ विदेशी संस्कृति के तत्वों को स्वीकार कर चुके हैं, जिससे हम अपनी संस्कृति के बारे में शंकालु हो गए हैं। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
राष्ट्रीय संस्कृति की हमारे प्रति सबसे बड़ी देन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देखेंगे। देखिए, लेखक ने कहा था राष्ट्रीय एवं जातीय संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वह हमें राष्ट्र की परंपरा से संपृक्त बनाती है। यानी राष्ट्रीय की जो संस्कृति है, राष्ट्र जो संस्कृति है, वह हमें अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से जोड़े रखती है। यही उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये आप उत्तर में लिखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हम अपनी संस्कृति संपदा की उपेक्षा क्यों नहीं कर सकते? अंत में हमने एक उदाहरण पढ़ा था कि सूर्य की आलोक प्रदायिनी जो किरणें हैं वो पौधे को जीवन जरूर प्रदान करती हैं, लेकिन वह अपनी ज़मीन से जुड़ा होता है। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति संपदा की उपेक्षा करेंगे तो हम किसी जड़ विहीन पौधे की भांति हो जाएंगे, यानी जिसका कोई अपना आधार नहीं है। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हम विदेशी संस्कृति से क्या ग्रहण कर सकते हैं तथा क्यों? विदेशी संस्कृति की बात इसमें आई है। इसमें आप लिख सकते हैं, हम विदेशी संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। ये आप उत्तर लिख सकते हैं। आपने ऊपर पढ़ा है, भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका ये बनता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। प्रत्यय जातीय सांस्कृतिक में प्रत्यय बताने हैं। जो शब्दों के पीछे लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो ये देखिए, जातीय तो इ यहाँ प्रत्यय होगा, सांस्कृतिक इक इसमें प्रत्यय होगा। अगला है पर्यायवाची शब्द बताने हैं आपने। पर्यायवाची शब्दों को आपने याद किया होगा तो ही आप लिख सकते हैं। देश की अगर बात करें, राष्ट्र, राज्य आप लिख सकते हैं। सूर्य की बात करें तो सूरज, भानु, रवि आदि आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश में युवाओं के किस कार्य को राष्ट्र की गरिमा के अनुकूल नहीं माना गया है तथा उन्हें क्या संदेश दिया गया है? ये प्रश्न बनता है। तो देखिए, गद्यांश में युवाओं के जो है विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण करना राष्ट्र की गरिमा के अनुकूल नहीं माना है। लेखक कहना चाहता है कि युवाओं को विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण अनुसरण नहीं करना चाहिए, यानी अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। ये आप इसमें लिख सकते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो ये आपने पढ़ा है, आप इसमें क्या शीर्षक लिखेंगे? आप अपने जो पढ़ा है उसी के आधार पर अपने पास से 3-4 शब्दों में कोशिश करें, 4 से 5 अंतिम अधिकतम शब्दों में आपने शीर्षक को देना होता है। तो जो इसमें महत्वपूर्ण बात आई है वही आपने लिखनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं भारतीय और विदेशी संस्कृति का संघर्ष, ये इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज्यों का त्यों शीर्षक ही लिख पाएँ, मिलता जुलता शीर्षक भी उपयुक्त माना जाता है, ठीक माना जाता है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं
भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति का महत्व, तो ये दोनों को आप ऐसे बना सकते हैं। तो ये था आज के लिए आपका अपठित गद्यांश, जिसके प्रश्न उत्तरों को आपने किया। इसको लिखना है, समझना है। इसके उत्तरों को मैं एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आप इसको उत्तरों को भी देख सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, पहला उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। आधुनिक युग में संस्कृतियों में परस्पर संघर्ष प्रारंभ होने का प्रमुख कारण है कि भिन्न संस्कृतियों के निकट आने के कारण अतिक्रमण एवं विरोध स्वाभाविक है। दूसरा उत्तर आप लिख सकते हैं, हम अपनी संस्कृति के प्रति शंकालु इसलिए हो गए हैं क्योंकि नई पीढ़ी ने विदेशी संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। अगला है, राष्ट्रीय संस्कृति के हमारे प्रति सबसे बड़ी देन यही है कि हम अपने राष्ट्र की परंपरा और रीति नीति से यह हमें जोड़े रखती है। ये आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, हम अपनी संस्कृति संपदा की उपेक्षा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से हम जड़ विहीन पौधे के समान हो जाएंगे। अगला उत्तर आप लिखेंगे, हम विदेशी संस्कृति के जीवंत तत्वों को ग्रहण कर सकते हैं, यानी जीवंत जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनको ग्रहण कर सकते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में त्याग और ग्रहण की अद्भुत क्षमता रही है। प्रत्यय य और इका इक भी बनता है, सांस्कृतिक जैसे था, इक बनेगा यहाँ पे, ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्दों में राष्ट्र, राज्य आप लिख सकते हैं। रवि, सूरज, भानु आदि आप सूर्य के पर्यायवाची लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्नों के उत्तरों में, गद्यांश में युवाओं द्वारा विदेशी संस्कृति के अविवेकपूर्ण अंधानुकरण करना राष्ट्र की गरिमा के अनुकूल नहीं माना गया है। साथ ही साथ युवाओं के लिए संदेश दिया गया कि उन्हें भारतीय संस्कृति की अवहेलना करके विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। तो ये आप उत्तर लिखेंगे। अंत में शीर्षक, भारतीय और विदेशी संस्कृति का संघर्ष। तो आप सबसे पहले इन प्रश्नों को लिखें। प्रश्नों को आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नों को लिखें, उसके बाद उत्तर लिखें। गद्यांश को कॉपी में उतारें, लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।